नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जैस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का चैप्टर वैदिक सभ्यता चल रहा है। वैदिक सभ्यता में हम लोग अब तक इसका मतलब कि परिचय देख चुके हैं, उत्पत्ति देख चुके हैं और स्रोत देख चुके हैं। स्रोत में मतलब साहित्यिक स्रोत हो गया है और मतलब कि साहित्यिक स्रोत देख चुके हैं। उसके बाद मतलब कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें भी देख लिए, बस उसमें हम लोगों का जो टॉपिक बचा हुआ है, मृदभांड वाला टॉपिक बचा हुआ है, जो अब इसकी विशेषताओं को हम लोग कवर करते हुए उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वैदिक सभ्यता में, आज इसकी विशेषताओं को हम लोग देख लेंगे और विशेषताओं को हम लोग इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। मतलब कि ऋग्वेद में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें तो उसकी विशेषताओं में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो उसका हम लोग पहले राजनीतिक देखेंगे, फिर उसका सामाजिक देखेंगे, आर्थिक देखेंगे और एग्रीकल्चर यानी कृषि को हम लोग देखते हुए इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ये सब ऐसे चैप्टर हैं यहाँ से मतलब कि सभी एग्ज़ाम में जो जितने भी मतलब कि वनडे एग्ज़ाम हैं या PCS हो गया या लोअर PCS हो गया, यहाँ से जो चीज़ें हैं काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। तो हम लोग मतलब कि फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी देख चुके हैं और जो विशेषताएं हैं मतलब कि UPSC लेवल का है या मेंस का टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम लोग जो काम की चीज़ें एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग जो है इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेते हैं। इसकी हम लोग क्या करेंगे, विशेषताओं को देखेंगे। क्या देखेंगे इसकी हम लोग विशेषताएं, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो विशेषता हम लोग पहला जो इसमें लेंगे, इसमें हम लोग राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी, पहला हम लोग क्या लेंगे, राजनीतिक व्यवस्था इसका लेंगे, ठीक। और राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग जब लेंगे यहाँ पर, तो इसमें हम अब दो चीज़ों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में कौन सा, पहला इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल। दूसरा हम लोग यहाँ देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक। दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे जिसे समझने हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग शुरू किया, जहाँ पर देखा जाए, अगर हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब कि जो जैसे वहाँ पर देखेंगे वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक जो आपकी ग्रामीण हो जाती है। और वहाँ पर देखेंगे जो वहाँ समाज जो बना हुआ था, वहाँ पर समाज जो था मतलब कि मध्यम वर्ग से मिलकर ज़्यादा बना हुआ था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था आएगी एक कबीलाई व्यवस्था के थ्रू शुरू होती है और बाद में इसको हम देखें किस तरह क्षेत्र की तरफ अग्रसर होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला इसमें अगर देखेंगे, पहला हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में समाज, इसका हम लोग देखेंगे कैसा था, जन पर आधारित था, ठीक, जन पर आधारित था। यानी कि देखेंगे यहाँ पर जो मतलब कि समाज बनता था लोगों से मिलकर ही बनता था। यानी कि लोग में अगर देखेंगे तो जो आर्य थे, आर्य को हम देखेंगे कबीलाई मतलब समूह से ही मिलके बना होता था। और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मतलब कि अगर कहीं देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर मतलब कि राज्यों का मतलब कि विकास नहीं हुआ था। यानी कि क्योंकि आधारित था, क्योंकि आर्य लोग अर्धघुमंती थे, इसलिए वे क्षेत्र के आधार पर राज्य का विकास
नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब ये हो गया, मतलब इन लोगों का जो निवास स्थान था मतलब कि कहीं पर ये रुकते नहीं थे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और ये मतलब कि जो जन होते थे कम से कम इन लोगों का जन्म देखेंगे यहाँ मतलब कि 100 से 200 लोगों का समूह होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इसलिए इन्होंने मतलब कि क्षेत्र पर आधार पर एक अस्थायी जगह रुक के मतलब कि अपने राज्य का मतलब कि वो क्षेत्र का निर्माण नहीं किए, जहाँ पर लोग अपना एक कबीलाई व्यवस्था थी, कबीले को मतलब कि कबीले में ही लोग रहते थे, तो कई कबीलों के मिलके इसमें लोग एक समूह में ही रहते थे। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो एक स्थान की चर्चा मिलती है, क्या? गांधारी। ठीक, ये महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से गांधारी आपको एक स्थान मिलेगा, क्षेत्र मिलता है। ये मतलब एक ही स्थान है ऋग्वेद में जिसकी चर्चा मिलती है कि ये क्षेत्र पर आधारित था। किस पर था? ये क्षेत्र पर आधारित था। ठीक, आधारित था। ठीक, तो इसमें क्या अगर पूछ लिया जाए तो वह कौन सा स्थान है जो ऋग्वेद में किस स्थान की चर्चा हुई है जो क्षेत्र पर आधारित था, तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधारी वह क्षेत्र था जो मतलब कि ऋग्वेद में उसकी चर्चा मिलती है। ठीक, तो अगर इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जो इनकी कबीलाई संरचना थी उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी जो कबीलाई संरचना थी उसमें दरार उत्पन्न होने लगता है। ठीक, इसमें जाता है, असल बात है मेंस का टॉपिक है और इसलिए हम आप लोगों को इसमें बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग जानते रहिएगा, इसमें लिखना थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इसका अगर पहला टॉपिक ले लेते हैं तो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई संरचना में दरार उत्पन्न हो जाती है और यहाँ क्षेत्र पर आधारित राज्यों का गठन होने लगता है। ठीक, तो अब तक हम लोग यहाँ पर देखें, ऋग्वेद में देखें यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर मतलब कि राज्यों का मतलब कि गठन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र पर मतलब कि आधारित राज्यों का गठन होने लगता है, क्योंकि कबीलाई संरचना जो होती हैं वो आपकी कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि राजा की स्थिति मतलब के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। ठीक, तो अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो राजा की स्थिति अस्पष्ट नहीं रहती है और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि राजा की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजा को क्या करना है, उसकी राजनीतिक मतलब कि महत्वाकांक्षा कहाँ तक जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति अस्पष्ट नहीं थी, यानी कि, और इसमें देखेंगे यहाँ पर कि राजा के बिना मतलब कि राजा के बिना कोई युद्ध को जीता नहीं जा सकता था। ऐसा भी मतलब यहाँ पर था कि बिना राजा के कोई युद्ध नहीं हो सकता और बिना राजा के कोई युद्ध हम लोग जीत भी नहीं सकते हैं। तो इसमें अगर राजा की स्थिति हम लोग देखा जाए, ठीक, अगर हम लोग राजा को यहाँ पर देखेंगे तो राजा की जो पहचान अगर देखा जाए, इसको क्या कहा जाता था, राजा का मतलब कि जैसे पहचान किससे होती थी, जनस्य गोप्य, लोग आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, जनस्य गोप यानी कि कबीलों का सरदार, कबीलों का सरदार। ठीक, या इसको यहीं पर हम लोग राजा को क्या कहते थे, राजन भी कहते, ये भी बहुत बार परीक्षा में आ चुका हुआ है। या इसको हम लोग क्या कहते थे, गोप भी कहते थे। ठीक, और गोपति भी कहते थे यहाँ पर, लेकिन राजन हो गया, गोप हो गया,
अगर गोप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता था, गायों का रक्षक, यानी कि जो गायों की रक्षा करने वाला था उसे भी राजा कहा जाता था। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे। और तो राजा का जो मतलब कि पहचान जो होती थी उसके कबीले के रूप में उसकी पहचान होती थी। ठीक, और राजा के अगर देखा नाम पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में राजा को किस नाम से जानते थे, जनक से गोप हो गया, राजन हो गया, गोप हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग कर, हाँ इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति मजबूत होती है, और यहाँ पर अगर राजा को देखा जाए तो यहाँ पर राजा को, जैसे राजा कई प्रकार की उपाधियाँ लेने लगा, उन उपाधियों में अगर देखेंगे राजा जैसे एकराट हो गया, सम्राट हो गया, सर्वजनीन हो गया और सर्वभूमिपति। तो ये सब मतलब कि क्या हो गई, राजा की उपाधियां मतलब कि लेने लगा राजा, यानी कि इससे क्या हमको ये उपाधियां थी। ठीक, उपाधियां थी। ठीक, राजा मतलब कि उस समय इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वो अपने आप को एकराट कहने लगा, सम्राट कहने लगा, सर्वजनीन कहने लगा, सर्वभूपति कहने लगा। तो ठीक, अगर यहाँ पर प्रश्न यहाँ बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करता था, तो आपका उत्तर हो जाएगा एकराट की करता था, सम्राट करता था, सर्वजनीन, सर्वभूमिपति। ठीक, और इसमें अगर देखा जाए लेकिन राजा का जो मतलब कि मुख्य कार्य था युद्ध लड़ना। ठीक, लेकिन वो अपने जो उसकी मुख्य भूमिका होती थी, यानी कि राजा का जो मुख्य कार्य होता था, राजा का मुख्य दायित्व जो था, मुख्य दायित्व युद्ध में भाग लेना। और उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको दो चीज़ों की रक्षा भी करनी होती थी, यानी युद्ध में भाग लेना और अपने प्रजा की रक्षा, और अपने प्रजा की रक्षा। और ये रक्षा अगर देखा जाए तो यह रक्षा दो लोगों की मतलब इसका जो मुख्य दायित्व था कि रक्षा किनकी करनी है, तो एक तो करनी है आपकी क्या, एक रक्षा इसमें हो जाता था किसकी, पशुओं की, पशुओं पक्षियों की रक्षा इसके लिए जरूरी था। और जो अपने जो क्षेत्र का गठन हो गया था, यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर राज्य का गठन हो गया था, अपने क्षेत्र की रक्षा। यहाँ पर दो चीज़ों का मतलब कि इसके लिए बहुत जिम्मेदारी होती थी, एक पशुओं की रक्षा करना है और दूसरा क्षेत्र की रक्षा करना। ठीक, तो यहाँ पर यही देखा जाए तो यहाँ पर भी उसका जो मुख्य दायित्व था युद्ध लड़ना, यानी कि ऋग्वेद में भी युद्ध लड़ना या युद्ध में भाग लेना राजा की मुख्य भूमिका थी। ठीक, भूमिका थी। ये तो हो गया मतलब कि आपका 2 पॉइंट हो गए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अब देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आप लोग इसको एक बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स को 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हफ्ता में 2 हफ्ते में आप रिवीजन करते रहेंगे, तो इससे आप लोगों का प्रश्न बनता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें अब अगला पॉइंट हम लोग जब देखेंगे तो इसमें मतलब कि देखें कि उनकी आय का स्रोत क्या था, कोई कर व्यवस्था थी कि नहीं थी, उनका मतलब कि राजस्व वसूलने का कोई तरीका था कि नहीं, ये सब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो अगर कर प्रणाली देखा जाए, क्या देखा जाए, कर प्रणाली। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लेंगे,
कर प्रणाली। तो ऋग वैदिक काल में देखेंगे और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, ठीक। क्या तीसरा पॉइंट है कर प्रणाली, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में तो जो कर प्रणाली की कोई निश्चित मतलब की व्यवस्था नहीं थी, ठीक, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक मतलब कि बलि नामक कर की चर्चा मिलती है। क्या मिलती है? बलि। यह एक प्रकार का कर होता था, लेकिन ये जनता पर थोपा नहीं जाता था, यानी कि इसको मत अनिवार्य कर नहीं था। अगर पूछ लिया जाए तो बलि कैसा कर था? अनिवार्य कर था उत्तर ऋग्वैदिक काल में, या स्वैच्छिक कर था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में बलि जो है क्या था? स्वैच्छिक कर था, ठीक। क्या था? स्वैच्छिक कर था, ठीक। और ये मतलब कि ये उपहार के रूप में दिया जाता था, ठीक। क्या दिया जाता था? उपहार के रूप में राजा को दिया जाने वाला भेंट था। राजा को दिया जाने वाला भेंट था। तो आप लोग कहेंगे मतलब कि ये तो स्वेच्छा से दिया जाता था, तो इनका मतलब कि जैसे शासन व्यवस्था लोग कैसे जीवन यापन शासन व्यवस्था किस तरह से कराते थे? तो जो अगर देखा जाए तो इनके राजस्व का स्रोत या आमदनी का स्रोत अगर देखा जाए तो राजस्व या आमदनी का स्रोत, तो राजस्व या आमदनी का अगर स्रोत देखा जाए तो युद्ध में, तो जो युद्ध ये लोग लड़ते थे, राजा की मुख्य भूमिका क्या होती थी? युद्ध लड़ना, ठीक। तो युद्ध में मतलब कि लूटपाट का सामान ही इनके राजस्व का मेन स्रोत था, ठीक। क्या युद्ध में लूटपाट का सामान मुख्य स्रोत था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो युद्ध में जो लूटते थे, युद्ध करते थे, जो सामान उसमें लूटपाट में मिलता था, ये लोग आपस में ही बांट लेते थे। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब कि भाग जो मिलता तो राजा को, इसमें से सबसे ज़्यादा भाग राजा को दिया जाता था। अगर यहाँ पर राजस्व प्रणाली में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के कर की चर्चा मिलेगी, ठीक। तो यहाँ एक तो आपका हो जाता है बलि हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आपका भाग हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगी? शुल्क। यहाँ पर 3 प्रकार का कर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे बलि जो था क्या मतलब कि स्वैच्छिक कर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो जाता है? अनिवार्य कर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाता है? अनिवार्य कर हो जाता है, ठीक। अगर भाग के बारे में हम लोग देखते हैं तो भाग एक भू राजस्व कर था। भाग अगर पूछ लिया जाए कि भाग कैसा कर था, तो ये क्या था? भू राजस्व कर था, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब कितना लिया जाता था जनता से, यानी कि पूरा उत्पादन, जितना उत्पादन हो रहा है उसका 1/16 भाग मतलब कि राज्य को मतलब कि कर के रूप में लिया जाता था। कितना? इसका 1/16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम लोग शुल्क को देख लेते हैं तो शुल्क यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुल्क एक प्रकार का चुंगी कर था। शुल्क क्या था? चुंगी कर था। मान लीजिए कि कोई व्यापार दे रहा है, राज्य में कोई सामान को लेकर आ रहा है या राज्य से बाहर ले जा रहा है, तो उसको एक चुंगी कर के रूप में वसूला जाता था। जैसे आप लोग देखेंगे पुरानी व्यवस्था में, या अब तो इसके जगह पर टोल टैक्स आ गया है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, या ये राज्य में मतलब कि किसी ज़िले में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी टोल टैक्स मतलब चुंगी की व्यवस्था होती थी। अब तो टोल टैक्स में इसका परिवर्तित हो गया है। ये तो आपका मतलब कि यहाँ पर कर प्रणाली से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो पूछ लेगा उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के कर की व्यवस्था थी? तो 3 प्रकार की थी। कौन कौन सा था? बलि था, भाग था और शुल्क था। अगर यही पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक काल में कितने प्रकार के कर की चर्चा मिलती है, तो 1 कर की चर्चा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक।
तो अब लास्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे कि जो जनजातीय समितियाँ थीं उनकी क्या स्थिति यहाँ पर रही होगी। तो यहाँ पर देखा जाए, जो अगर क्योंकि एक कबीलाई समाज था तो उनको मतलब जैसे अपने में कोई विवाद हो गया या कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा होगा, तो आपने सुलह सपाटी का काम लोग कैसे करते थे। जैसे नहीं, जैसे पहले अब पंचायत हो गई, खाप पंचायत हो गई, लोग फैसला करते थे। तो उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा पॉइंट में जनजातीय समितियाँ। तो ऋग वैदिक काल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब कि 4 प्रकार की जनजातीय समितियाँ मतलब कि पाई जाती हैं। कितना थी जनजातीय समितियाँ, कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की जनजातीय समितियों की चर्चा यहाँ पर मिलती है, ठीक। और इन समितियों का मुख्य कार्य क्या था कि राज्य पर अंकुश लगाती थी। सेना का व्यवस्था कैसा हो, राजा को किस प्रकार चुना जाए, और मतलब कि वहाँ पर देखा जाए कि गणतंत्र की व्यवस्था किस समाज में गणतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, ये सब मतलब कि कार्य इन समितियों के द्वारा ही संचालित होते थे। तो इन समितियों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या हो जाती है आपकी सभा हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगी समिति हो जाएगी, तीसरा हो जाएगा विदत हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा गण। ठीक, ये 4 प्रकार की समितियां थी। अगर पूछ लिया जाए कि ऋग वैदिक काल में कितने प्रकार की समितियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पाई जाती हैं। वही उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देख लेंगे जनजातीय समितियां, तो यहाँ पर आपको 2 ही मिलेंगी, 2 ही प्रकार की मिलेंगी, ठीक। कौन कौन सी? एक तो आपकी हो जाती है सभा हो जाती है, दूसरा आपकी हो जाएगी समिति, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार की समिति पाई जाती थी जनजातीय समितियां? तो 4 प्रकार की पाई जाती थी। वहीं ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो 2 प्रकार की, सॉरी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक में 4, उत्तर वैदिक में 2। तो अगर देखा जाए ये सभा जो होती थी ये वरिष्ठ जनों की सभा होती थी। यानी कि अगर देख ले जैसे आज के समय में राज्यसभा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अपने संसद से मिलाया जाए तो राज्यसभा का दर्जा रखती थी। यानी कि क्या होती थी वरिष्ठ जनों की सभा थी, ठीक। क्या थी? वरिष्ठ जनों की सभा होती थी। और इसमें देखे क्या देखा जाए, ये न्याय व्यवस्था देखती थी, ठीक। न्याय व्यवस्था की देखभाल इन्हीं के द्वारा इसका डिसीजन लिया जाता था। अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में सभा शब्द का प्रयोग कितने बार उल्लेख हुआ या प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख हुआ। पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए इसको जानते रहिए, ठीक। एक मतलब हो गया सभा से संबंधित हो गया। समिति को देखा जाए तो समिति मतलब क्या कि सबसे लोकप्रिय सभा थी या समिति थी, ठीक, सबसे लोकप्रिय थी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यानी कि राज्यसभा, जैसे आपकी राज्यसभा लोकसभा है, तो समिति का कार्य भी वो होता है। यानी कि जो राजा का चुनाव जो होगा हम लोग देखेंगे, जैसे लोकसभा से प्रधानमंत्री का चुनाव होता था, उसी प्रकार राजा का चुनाव यहाँ पर क्या होगा समिति से होता था। राजा का चुनाव इसी से होता था। कहाँ से होता था? समिति से ही होता था। अगर ऋग्वेद में देखा जाए इसका उल्लेख, तो इसका 9 बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये तो मतलब कि 2 महत्वपूर्ण समिति हो गई। आपका जो विदत हो गया, ये ज़्यादातर मतलब कि इसके मतलब कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। विदत को अगर देखा जाए क्या था? सैन्य व्यवस्था से संबंधित संस्था थी, ठीक, संबंधित संस्था थी, ठीक। अगर गण को देखा जाए तो गण में अगर हम लोग देख लेंगे तो इसको या टोली या समूह कहा जाता था। गण को क्या कहा जाता था? टोली या समूह। कुछ लोगों की एक टोली मतलब कि कुछ लोग इसमें मिले रहते थे
और उसको टोली या समूह कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर देखा जाए तो मतलब कि ये जो समाज में देखेंगे कि गणतंत्र की मतलब की भावना का मतलब कि ये इनसे क्या गणतंत्र की भावना का मतलब विकास का वो जैसे एहसास होता था। क्या दिलाती थी ये? गणतंत्र की भावना का एहसास कराती थी, एहसास कराती थी। ठीक, तो इसमें एक मतलब कि महत्वपूर्ण हो गया। अभी हम इसमें देखेंगे सभा और समिति को क्या कहा जाता था और सभा और विदत को क्या कहा जाता था, इसको हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखा जाए ये जो सभा और समिति है ये तो बनी रहती है, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में भी ये बनी रहती हैं। और गण विदत और गण जो था इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो सभा और समिति की पहले जैसी स्थिति थी, जो इनके पास शक्तियाँ थीं, ये सब यहाँ पर कम हो जाती हैं, यानी कि समाप्त होने लगती हैं। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न आपका ऋग्वैदिक काल से ही बनता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और है, आप लोग लिख लीजिए। अगर गण का देख लिया जाए तो यहाँ पर 46 बार प्रयोग मिलता है। कितना बार? 46 बार यहाँ पर गण का आपका मिलेगा। और विदत का अगर गण यानी कि कहाँ पर? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, अगर विदत को देखा जाए तो 122 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक, तो इसमें 1-2 पॉइंट और है, हम लोग देख लेते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखें कि इन समितियों में महिलाओं की मतलब कि क्या थी, जाने की अनुमति थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सभा और विदत होती थी, क्या? सभा व विदत। तो सभा और विदत में महिलाओं को जाने की अनुमति थी। क्या थी इसमें? महिलाओं, क्या हो गया? महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार पूछा गया कि मतलब महिलाओं को किन मतलब कि समितियों में भाग लेने की यानी कि अनुमति थी, तो सभा और विदत में थी। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? जो सभा व समिति, सभा व समिति, इसे मतलब कि प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया, यानी कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान हैं। तो ये मतलब कि किस वेद में कहा गया है, इसमें पूछ ले किस वेद में कहा गया है, तो ये आपका कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद में कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, यहाँ से 2 प्रश्न मतलब कि बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यानी कि सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। किस वेद में आ जाता है? अथर्ववेद में आ जाता है। सभा व विदत में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1-2 पॉइंट इसमें और बचा हुआ, उसको हम लोग करके बस इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब कि हम लोग वो देख लेंगे, सामाजिक देख लेंगे, फिर एग्रीकल्चर, फिर उसकी अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हुए इस चैप्टर के ऊपर समाप्त कर लेंगे। और जो भी कुछ इसमें प्रश्न बचेगा तो मैं आपको इसको पेपर के माध्यम से पूरा आपको खोल के मतलब कि करवा दूंगा। यानी कि उसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अगर कहीं छूट भी जा रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसकी वजह से मतलब कि छोटे में कम मतलब कि कम समय में ही हम आपको जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो ये इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऋग वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या
सीमित थी। ठीक, यानी कि अगर यहाँ पर और देखा जाए तो इसमें अगर हम एक पॉइंट देखते हैं, अधिकारियों की संख्या सीमित थी और यहाँ पर मतलब कि व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। यानी कि ऋग वैदिक काल में, आप लोग थोड़ा जोड़ लिया करिएगा, ऋग वैदिक काल में व्यावसायिक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। ठीक, अगर इसमें देख लिया जाए कि अगर हम देखते हैं इसमें मतलब कौन कौन से अधिकारी आपको अगर मिलेंगे, तो एक तो मतलब क्या हो जाता है, पुरोहित मिल जाएगा आपका, पुरोहित। तो मतलब पुरोहित को मतलब अगर देखा जाए तो इसको पुरोहित को क्या कहा जाता था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको पुजारी कहा जाता था। ठीक, पुरोहित को पुजारी कहा जाता था। अगर सेनानी अगर देख लिया जाए तो कुछ शब्द इसमें मिलते हैं। सेनानी मतलब कि सेना का प्रमुख। ये सब वहाँ के मतलब कि उस समय के मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में ये मतलब कि अधिकारियों का मतलब एक दर्जा रखते थे। और हम लोग देख लेंगे ग्रामीण जैसे होगा कि मतलब कि गांव का प्रमुख या गांव का मुखिया। ठीक, क्या कह लेंगे, गांव का मुखिया या गांव का प्रमुख। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देख लेंगे पूरब देख लेंगे, यानी कि मतलब कि राज्य में मतलब कि कहीं लड़ाई झगड़ा तो ज़्यादा नहीं है, या जैसे चोरी वोरी का मतलब कि कांड नहीं है, इन सबों की चर्चा के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था थी। गुप्तचर जो मतलब किसकी जानकारी मतलब कि राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये पर जैसे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखेंगे तो अधिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा, आप लोग के लिए उत्तर वैदिक काल में लिख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि यहाँ पर होती है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर भी व्यावसायिक नौकरशाही का विकास यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। नौकरशाही का विकास नहीं। ठीक है, दोस्तों, अब इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देंगे, मतलब कि प्रशासन की मतलब कि व्यवस्था यहाँ पर क्या थी। ठीक ना, प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको हम लोग देख के इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, तो अगर प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि प्रशासन की व्यवस्था देखा जाए तो इसमें मतलब कि देखेंगे 4 इकाइयों के रूप में हम लोग देखेंगे दोनों में। ठीक, क्या देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे तो वहाँ पर इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रशासन को 4 भागों में बांट के विभाजित किया गया था। किसने, प्रशासनिक व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित था। ठीक, वो कौन कौन सा था, एक अगर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जन के बाद आपका क्या आ जाएगा, विष आ जाएगा। ठीक, विष के बाद आपका क्या आ जाएगा, गण आ जाएगा। ठीक, गण के बाद क्या आ जाएगा आपका, कुल या परिवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर देखेंगे 4 चीज़ आपको मिलेगा, जन मिलेगा, विष मिलेगा, गण यानी ग्राम मिल जाएगा, कुल या परिवार। गण के ऐसे हम क्या कर लेंगे, ग्राम कर लेंगे। ठीक, अगर जन को देखा जाए कि जन की स्थिति यहाँ पर क्या थी, तो जन प्रशासन की यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी इकाई थी। क्या थी, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जन थी। अगर पूछ लिया आपसे यहीं पर कि ऋग्वेद में जन शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ, यानी कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग ये पूछा जाता है, 275 बार हुआ। ठीक, जन शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 75 बार हुआ है। और परिवार को अगर देख लिया जाए तो ये प्रशासन की क्या थी,
सबसे छोटी इकाई, ठीक, क्या थी? सबसे छोटी इकाई कौन थी? परिवार थी। इसी को अब क्या कहते, इसी को हम लोग क्या कहते थे? इसको कुलप भी कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहते थे, ठीक। परिवार के ऊपर ग्राम होता था या गण होता था, विष होता था। विष को हम लोग क्या कहते हैं? इसको विष का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? विषपति कहते थे। विषपति कहते थे। और ग्राम के मतलब कि प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामरी कहते थे, ठीक। और कुल या परिवार के हम लोग उस प्रमुख को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। और विष का अगर प्रयोग हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद में, इसका शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ ऋग्वेद में? तो 146 बार, ठीक है दोस्तों। 146 बार विष का प्रयोग आपको ऋग्वेद में मिल जाता है, ठीक। तो ये तो आपका होगा प्रशासन की इकाई हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था। अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर मतलब कि एक सेम यही रहेगा, जन रहेगा, विष रहेगा, ग्राम रहेगा, कुल रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी एक क्या आ जाती है? जनपद आ जाता है। तो इसको हम लोग कहाँ से कर देते हैं? तो सबसे ऊपर क्या हो जाता है? जनपद हो जाएगा। यहाँ पर जनपद के बाद आपका क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। जन से ही जनपद का निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या आपका हो जाएगा? विष हो जाएगा। विष के बाद आपका क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ग्राम के बाद आपका क्या हो जाएगा? कुल या परिवार हो जाएगा, ठीक। तो जनपद हो जाता था। इसी को क्या कहते हैं? क्या हो जाता? प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या हो जाती थी? यहाँ पर जनपद हो जाती थी। और मतलब कि सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग इसको क्या देखेंगे? इसको कुल या परिवार को एक क्या हो जाती थी? सबसे छोटी इकाई, ठीक है दोस्तों। तो एक यहाँ पर हम लोग देखें, इसकी राजनीतिक व्यवस्था हम लोग देख लिए। आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसको अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सामाजिक में देख लेंगे। उसमें भी हम इसी टाइप से लेके चलेंगे। आपको पहले ऋग्वैदिक देखेंगे, फिर उसके उत्तर वैदिक, दोनों को तुलनात्मक रूप में देखते हुए चलेंगे। ऐसा बात है, टॉपिक आपका पड़ जाता है कि मेंस का पड़ जाता है या यूपीएससी का पड़ जाता है, लेकिन इसमें से जो जो आपके मतलब कि प्री में यानी कि और छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आने के जो प्रश्न की संभावना रहती है, उसको मैं पूरी तरह से यहाँ पर करवा दिया हूँ। तो आप लोग मतलब निश्चिंत रहिए, आपको जो मैटर मिलेगा मतलब यहाँ से बढ़िया मैटर मिलेगा आपको। मतलब कि जैसे हो गया कि मतलब जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, जहाँ से बने हुए हैं, उस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। और उसको आप लोगों को क्या करना, बस इसको अपना नोट्स बना लेना है। और नोट्स बना के इसको आप लोगों को 1 से 2 बार रिवीजन करना है, ठीक। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 140 नहीं 171 है, ठीक है दोस्तों, 171 हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आप लोग इसको जितनी बार रिवीजन करें, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप लोग जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे वो उतना ही आप लोगों को इसको मतलब याद होगा धीरे धीरे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोगों को बस यही है कि अगर यहाँ तक आप लोग देख लिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।